11th का सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वीडियो अपडेट किया था फर्स्ट लेक्चर। उसमें बाय मिस्टेक एक चीज उल्टा पढ़ाया गया है। हैकल जिन्होंने थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मैंने उनमें आपको मोनेरा बताया है, ठीक है। तो इसको क्या कीजिएगा, मोनेरा की जगह पे प्रोटिस्टा कर लीजिएगा, ठीक है। और कॉपलैंड जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन बताया है, जिसमें मैंने आपको प्रोटिस्टा लिखा दिया था, उस प्रोटिस्टा को काट के मोनेरा कर लीजिएगा, ठीक है। ये बात। दूसरी बात, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में WH विटेकर लिखाया गया है, इस W को R कर लेना है, ये चीज, ठीक है। किसी कारणवश धरफड़ के कारण हो गया होगा, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। चलिए, वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो अपलोड करने के समय ही ये चीज लिख दिया। चलिए, आज का जो हमारा वीडियो है, जो हमारा क्लास है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरे दिन क्लास चलते हैं और अभी लगभग 9 बज रहे हैं, आपका वीडियो बन रहा है, आपका क्लास भी चल रहा है, सब लोगों का क्लास का ही रिकॉर्डिंग वहाँ दिया जाता है। क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लगभग खत्म कर दिया था मैंने, फिर से रिकैप किया गया था उसको एक डेमो क्लास में, एक वो क्या कहते हैं उसको, रिवीजन क्लास में उसको खत्म किया गया था जल्दी में, इसलिए हो सकता है मिस्टेक। चलिए, आगे से हम भी ध्यान रखेंगे इसका। आज क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो कि केमिस्ट्री से है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सबसे पहली बात इसमें यह है, ये बात जानो कि कहीं भी कितने भी तरह के रिएक्शंस होंगे, ठीक है, उसमें मेनली दो ही चेंज आते हैं, या तो फिजिकल चेंज आएंगे या तो केमिकल चेंज आएंगे। जैसे केमिकल चेंज वो चेंज होंगे जो इरिवर्सिबल होंगे, ठीक है। फिजिकल चेंज वो चेंज होंगे जो रिवर्सिबल होंगे, यानी उसको दोबारा उस स्थिति में लाया जा सकता है, ठीक है। जैसे केमिकल चेंज, अगर हमारे स्किन पे एसिड गिर जाए, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज, ठीक है। वो इरिवर्सिबल है, फिर मेडिसिन वगैरह करने से वो थोड़ा बहुत ठीक हो तो हो। लेकिन अगर हम होली खेलते हैं, कोई रंग लगा दिया, उसको फिर से हम रिमूव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज एंड दैट इज फिजिकल चेंज। ये बात समझ में आ गई। यानी टेम्पोररी चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं, अगर परमानेंट चेंज हो जाता है किसी भी चीज में, वो क्या कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है। तो अब इक्वेशन क्या है भैया, और रिएक्शन क्या है। तो रिएक्शन एक फेनोमेना है, रिएक्शन क्या है, एक फेनोमेना है, केमिकल फेनोमेना है, केमिकल के वजह से घटा हुआ एक घटना है, ठीक है। जब इसी घटना को हम लोग किसी सिंबल के मदद से केमिस्ट्री के भाषा में लिखते हैं, क्या बोले, जब कभी भी केमिकल के वजह से घटित घटना को हम केमिस्ट्री की भाषा में लिखते हैं तो वो इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। हिंदी इक्वेशन का समीकरण होता है, कोई दिक्कत। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, अगर हिंदी में बात करें, क्योंकि कुछ यहाँ यूपी बोर्ड के भी बैठे हुए हैं, तो उसका होगा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि हिंदी में भी देते हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड भी है तो दिक्कत हो सकता है, लेकिन हमने कभी हिंदी में कोशिश करा नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम, गलती होगा थोड़ा बहुत। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को समझें कि केमिकल रिएक्शन यानी वो एक केमिकल फेनोमेना है जो केमिकल के वजह से घट रहा है, ठीक है। जब उसी चीज को हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो इक्वेशन बन जाता है। जैसे एक बात बताओ कि राम खा रहा है, राम इज ईटिंग, ठीक है।
रामा खादती, शायद संस्कृति ये होगा, पता नहीं, ठीक है। और अगर मान लो कि राम को अगर हम यहां पर मान लो राम इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 3, ईटिंग इक्वल्स टू 4 माने, तो मैथ में कैसे लिखेंगे 1 + 3 + 4 ऐसा लिखेंगे। तो इसमें देखो राम खा रहा है, ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? हिंदी में। राम इज ईटिंग किस में लिखा हुआ है? इंग्लिश में। रामा खाती किस में लिखा हुआ है? संस्कृत में। तुम लोग को तो संस्कृत भी पढ़ाई होता होगा, आता है? ये सही लिखा हुआ है, सही सेंटेंस बना हुआ है राम। हाँ, राम के साथ ती लगता है ना, तीता अंति सीता था मिया मामा, कुछ कुछ पढ़े। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है 1 3 4, ठीक है। ये क्या किस चीज में है? मैथमेटिक्स में। ये हम कैसे समझे? क्योंकि इसका ज्ञान हमको है कि जिसमें प्लस माइनस लगता है, अंक आता है, वो मैथ हो जाता है। जिसमें इज एम आर आता है वो इंग्लिश हो जाता है। जिसमें है हु आता है वो हिंदी हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से जब हम सिंबल को रिप्रेजेंट करके किसी एलिमेंट के सिंबल के मदद से एक घटना को लिख देते हैं, वो इक्वेशन कहलाता है। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो जैसे 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 अब इस चैप्टर को समझने के लिए आपको 9th का एटम मॉलिक्यूल्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। क्या कि हम अभी आपको बताएंगे मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब वो कैसे बनाएगा ये बात कहाँ पढ़ना था? 9th। और हम आपको बहुत कोशिश करेंगे बताने का, तो पीरियोडिक टेबल जिसमें पढ़ाएंगे, ठीक है, वहाँ पे आपको बताएंगे। या फिर मेटल नॉन मेटल पढ़ाएंगे, तो उसमें भी जो लूज और गेन होता है वो आपको हम बताने का कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझे कि चेंज जो भी होंगे वो कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। एक होंगे केमिकल चेंज, दूसरा होगा हमारा फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज जो होते हैं ये हमारे परमानेंट चेंज होते हैं, ये हमारे परमानेंट चेंज होते हैं, अर्थात ये हमारा इरिवर्सिबल चेंज होता है, इसको दोबारा रिवर्स नहीं किया जा सकता है। जबकि फिजिकल चेंज होता है ये हमारा टेम्पररी चेंज होता है और इस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये है चेंज। अब जब ये चेंज आता है, ये चेंज किसके वजह से आता है? रिएक्शन होने की वजह से, ठीक है। तो फिर अगर उस चीज को अगर हम लोग लिखना चाहें इक्वेशंस को, तो कोई अगर इस ये पूछे कि भैया इसके बाद ये रिएक्शन हुआ, चलो ये बात तो समझे कि इसके बाद रिएक्शन हुआ, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हुआ? क्या क्या चीज देखेंगे तो रिएक्शन हुआ? अब जैसे पुलिस के पास कंप्लेंट लेके जाओ तो वो प्रूफ मांगता है ना, भैया क्या हुआ? तो अब कोई क्या करता है, कोई तो खुद से कपार फोड़ लेता है, कह देता है उसने कपार फोड़ दिया, ब्लड निकल रहा है, देखिए। हाँ, उसी तरह से इसमें भी मांगता है चार्ट, उस चार्ट पर हमको दाखिला दीजिए। भारत है ना, भारत है ना, यहाँ वो चलता है। तो अगर जज खुद देख लिया है आपको मर्डर करते, तो आप मर्डर नहीं है। जज खुद गवाह नहीं बन सकता है। उसी तरह से यहाँ आपको दाखिला देना पड़ेगा, भैया रिएक्शन हम नहीं मानते हैं कि चेंज हुआ, इसका मतलब रिएक्शन हुआ। क्या क्या होगा जो रिएक्शन होगा ये बात आपको तो बताना पड़ेगा, ठीक है। तब क्या क्या होता है? पहला बात, अब एक बात बताओ भैया, इसके लिए बहुत सारे टीचर्स आपको बहुत सारे पॉइंट्स याद करने को कहेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स समझाएंगे। मैं आपको बस एक पॉइंट समझाता हूँ, उस पॉइंट को समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके सारे को हमने डिराइव कर लेना है, ठीक है। जैसा सबसे पहला बात आपको याद रखना है कि चेंज इन टेम्परेचर होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है। इस बात को समझना अति आवश्यक है कि चेंज इन टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, टेम्परेचर घट भी सकता है। चेंज मतलब होता है बदलाव, ना कि बढ़ना ना कि घटना, ठीक है। या तो वो बढ़े या तो वो घटे, मतलब चेंज हो गया, ठीक है। बढ़ना घटना इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। या तो ऐसा कभी नहीं बोलना है इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज नहीं, बस चेंज होना चाहिए, चाहे वो बढ़े चाहे वो घटे। इस बात से वाकिफ है।
अब क्या होता है इस चेंज इन टेम्परेचर में, एक बात बताओ कि आप एक गिलास पानी लो, ठीक है, एक गिलास पानी लो, इसको क्या करो बंसन बर्नर पे पुट करो, ठीक है, इसको क्या करो बंसन बर्नर पे पुट करो, ठीक है। अब इसमें हीट प्रोड्यूस करो, हीट कहने का मतलब क्या दो टेम्परेचर दो, इसको टेम्परेचर दो, टेम्परेचर देगा तो धीरे धीरे क्या देखेगा तुम ऊपर से वाटर वेपर निकलता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि वाटर वेपर एक तरह का क्या है गैस है, वाटर वेपर एक तरह का क्या है गैस। गैस किस चीज से आया लिक्विड से, किस चीज से आया लिक्विड से। वाटर हमारा क्या था पहले लिक्विड, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से लिक्विड क्या बन गया गैस, यानी लिक्विड पहले लिक्विड स्टेट में था फिर गैसियस स्टेट में आया, इट मींस स्टेट का भी चेंज हुआ। दूसरा पॉइंट चेंज इन स्टेट। तीसरा बात पे चलते हैं। अब एक बात बताओ, क्या पानी का जो कलर था वो वाष्प का भी कलर है? कलर नहीं है, वैसा सेम टू सेम तो मिल नहीं रहा है, ठीक है, हल्का ब्लैकिश आने लगता है धुआं में, ठीक है, भाप में, ठीक है। तो अब वो क्या होने लगा कि चेंज इन स्टेट जो है क्या किया कि चेंज इन कलर भी हो गया। भैया हुआ कि नहीं हुआ? बर्फ था पहले, मान लो बर्फ को आइस को समझो, हाँ आइस कैसा रहता है, लेकिन जब वो पानी बनता है तो क्या वैसा रहता है सेम टू सेम रहता है? नहीं होता, हल्का ना हल्का चेंज आ ही जाता है। किस चीज में? कलर में। किस चीज में चेंज आता है? कलर में। तो तीसरा पॉइंट हम क्या लिख देंगे भैया? चेंज इन कलर, ठीक है। और कोई भी रिएक्शन होता है तो गैस का इवोल्यूशन तो होता है भैया, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है चौथा पॉइंट पे? इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। ये चार बात एनसीईआरटी बताता है। एक पांचवा बात बता देते हैं आपको, फॉर्मेशन ऑफ, बताए हुए हैं, बताओ, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। अब ये क्या होता है आगे हम आपको बताएंगे, ये मेन बात आपको याद रखना है। व्हाट आर द साइंस फॉर द केमिकल रिएक्शन, कौन कौन से ऐसे साइंस हैं जो ये इंडिकेट कर देते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। कैन चेंज, देयर मस्ट बी ए चेंज इन टेम्परेचर, देयर मस्ट बी चेंज इन स्टेट, देयर मस्ट बी चेंज इन कलर, देयर मस्ट बी इवोल्यूशन ऑफ गैस, देयर मस्ट बी फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। क्लियर? ठीक है। ये बात अभी हम सिर्फ टॉपिक को नहीं, अभी हमने बुक को छुआ नहीं है, अभी मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ, इसको पकड़ के समझा रहा हूँ। ये तो हुआ भैया, चलो चेंज आया, चेंज के कारण रिएक्शन हुआ, रिएक्शन हुआ तो ये सब होगा, तब हमको पता चलेगा रिएक्शन हुआ, तो ये तो हो गया केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल इक्वेशन क्या है भैया? तो केमिकल इक्वेशन दो प्रकार के हैं। केमिकल इक्वेशन दो प्रकार, एक को कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन, एक को क्या कहते हैं? स्केलेटल इक्वेशन। एक को क्या कहते हैं? बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या कहते हैं? बैलेंस्ड इक्वेशन। एक हमारा अनबैलेंस्ड इक्वेशन होता है, एक हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन होता है। जो हमारा अनबैलेंस्ड इक्वेशन होता है दैट इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। चलिए देखो अब स्केलेटल इक्वेशन और बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है और इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इन बात पर थोड़ा जोर देते हैं। चलिए इक्वेशंस, there are mainly two types of equations. That equation, पहले ये समझो कि इक्वेशन लिखते कैसे हैं। हमने तो बोल दिया केमिस्ट्री के लैंग्वेज में लिखते हैं, तो भैया लिखते कैसे हैं ये बात भी जानना है। देखो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो बन गया भैया क्या? H2। तो हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन मिला, बनाया वाटर। तो ये चीज अगर हमने देखा या मैंने महसूस किया कि हाइड्रोजन आया ऑक्सीजन के साथ मिला और वो क्या बनाया, उसी चीज को तो लिख दिए। ये है केमिस्ट्री का भाषा। जब हम किसी भी एलिमेंट के सिंबल के वजह से उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आया? अब केमिकल इक्वेशन में क्या होगा? केमिकल इक्वेशन में क्या होगा? दो पार्ट होंगे, एक एरो के इस साइड और एक एरो के इस साइड, यानी एरो के राइट साइड और एरो के लेफ्ट साइड। ये बात समझ में आया? तो जो लेफ्ट साइड होते हैं यानी जो क्या करते हैं रिएक्शन में भाग लेते हैं, ठीक है, बस रिएक्शन के लिए चल रहा है, ठीक है, ऐसे चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। हिंदी में क्या कहते हैं बुक में देख लीजिए, ठीक है। H2O ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। ये हमारा क्या है?
प्रोडक्ट है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। तो सबसे सिंपल बात, इक्वेशन मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, वन पार्ट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, अनदर पार्ट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। अब भैया बैलेंस्ड क्या होता है, अनबैलेंस्ड क्या होता है? अगर रिएक्टेंट के साइड एटम की संख्या जितनी है उतनी ही एटम की संख्या किस साइड हो जाए, प्रोडक्ट के साइड, इट मींस इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक है, अगर 1 इंच कहने का मतलब है कि एक एटम भी कम हुआ, इट मस्ट बी अनबैलेंस्ड, वो अनबैलेंस्ड होगा, और उसको हम लोग एस्केलेटर इक्वेशन के नाम से जानेंगे। जैसे देखते हैं, अभी इसी को काउंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए इनको बैलेंस कैसे किया जाता है। इन चीजों को देखने का सबसे पहला स्टेप जो हमारा है कि आपको ये पहचानने आना चाहिए कि इसमें कितने एटम्स हैं, इस पूरे रिएक्शन में कितने एटम्स हैं, आप बता सकते हो? काउंट करके बताओ, कितने एटम हैं? 3 एटम हैं। कौन कौन से हैं थोड़ा बता दो। बहुत सुंदर जवाब दिया आपने, 3 एटम। 3 एटम्स कहां से आ गए इसमें? कौन कौन से एटम है? हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन है। तीसरा आइटम कहाँ है? यहाँ भी तो ऑक्सीजन ही है, कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है क्या? तो समझ में आया कि पहला क्या है? हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, यानी हमारे पास 2 आइटम्स हैं। तो हम सबसे पहले ये चीज यही बोले, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? कितने हाइड्रोजन है? यहाँ 3 हाइड्रोजन है, ये H2 लिखा हुआ है, तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 2। कैसे हो? ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ये रिएक्टेंट साइड की कहानी। प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? और चलो 1 सप्ताह की छुट्टी पे चले जाओ, 9th वाले को पढ़ा रहे थे। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ये बात सही है। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 1 है। इसका मतलब इक्वेशन क्या है? अनबैलेंस्ड है। ठीक है, इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कभी नहीं करेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है लेवोजियर साहब के अनुसार कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मास जितना रिएक्शन से पहले किसी भी एलिमेंट का होगा, प्रोडक्ट के बाद उतना ही मास होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि H2 है, तो इसका मास निकालेंगे तो 2, ऑक्सीजन का मास 32, 16 दूनी 32, इधर आ गया कितना? 34। इधर देखते हैं 2 + 16 18, ये आ रहा है 18, ये आ रहा है। 34 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 16 जोड़ना पड़ेगा, और हम जानते हैं 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन को का मास कितना होता है? 16। 8 होता है एटॉमिक नंबर, इतना मारेंगे ना नम्मा में सब कुछ बताएं। 8 होता है एटॉमिक नंबर, हाँ 2n फॉर्मूला लगाएंगे, S8 इवन नंबर है, तो 16, यानी इसमें अगर हम 16 जोड़ दे 18 में, ये 34 दे देगा, यानी 1 ऑक्सीजन जोड़ दे तो 34 दे देगा। तो अब ये काम नहीं कीजिएगा, +0 = 16 गया। इसमें अब जोड़ना है ऑक्सीजन, अब कहाँ जोड़ना है? अपने मन से भी नहीं जोड़ सकते। इस बात को समझिए, इस बात को समझिए, इस बात को समझिए, थोड़ा थोड़ा समझिए। चलो, इक्वेशन हमारा यही था, ये था। इस इक्वेशन में क्या करना है? सबको बांट देना है। अगर बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं आएगा, ध्यान से सुनना, अगर बीच में प्लस का साइन नहीं आएगा, इसका मतलब वो एक आदमी है, यानी वो एक परिवार है। जैसे ही प्लस आ गया या एरो आ गया, इसका मतलब उसका बाउंड्री बट गया। तो H2 और O2 के बीच में यहाँ प्लस है, इसीलिए इसका एक घर हो गया, और O2 का भी अपना पर्सनल एक घर हो गया। H2O का कहीं प्लस नहीं है, इसलिए इसका पूरा घर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि अगर हमको बैलेंस भी करना होगा तो हम इस H2 के आगे कोई अंक जोड़ के बैलेंस करेंगे, इस O2 के आगे कोई बैलेंस करेंगे, इस पूरे डब्बे के आगे में बैलेंस करेंगे। अब इसके बीच में या पीछे इधर उधर कुछ नहीं करना, कहाँ है? सबके आगे में। लड़ाई लड़ना है तो सीने पे गोली खाओ, पीठ में क्या रखा है?
और कुछ है क्या आगे लाइन में? मरना है तो सीने पे गोली खाओ और क्या क्या तो था, मरना है तो देश के लिए मरो, वो पता नहीं किसमें क्या रखा। चलो यहाँ देखो H2O2 और H2O। तो एक बार बताओ कि अभी हमने काउंट करा O2 थे, O1 है, अब हमको 2 करना है भैया। तो प्रेम से अगर हम इसके आगे 2 लगा दें, इस पूरे डब्बे के आगे, तो O कितना हो गया, लेकिन H कितना हो गया 4, 2 इधर 2 इधर, इधर तो 2 ये था। अब 2 को 4 करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से। तो 2 आगे में लगा दे, पक्का पक्का लगा दे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो 2 लगा, तो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, बराबर है। तो मास निकाल के देख लो, बराबर होगा। इसका मतलब है इक्वेशन को बैलेंस्ड क्यों करते हैं, पहला क्वेश्चन, इक्वेशन को बैलेंस्ड इसलिए करते हैं ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके, यानी दोनों तरफ मास बराबर होना चाहिए। देखते हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड मास बराबर है नहीं, है कि नहीं, क्योंकि हम तो ये बात देख लिए कि एटम बराबर है। ठीक है, देखते हैं। H का मास 1 होता है, चूंकि 2 और 2 यहाँ पर 4 हैं, तो 4 हो गया इसका मास। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है, 1 ऑक्सीजन का मास, और हमारे पास 2 हैं, तो 16 दूनी 32। इधर देखते हैं 32 4 टोटल 36 हो गया, हमको 36 इधर भी आना चाहिए, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, टोटल मास हमारे पास 36 आ गया। 36 36 बराबर हो गया, इट मींस इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। चैप्टर में घुसने से पहले मैंने आपको चैप्टर का सारांश दे दिया। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी का जैसे ही आप पेज पलटिएगा, उसमें सबसे पहले पहला एक्सपेरिमेंट देता है। ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट से वो एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एनसीईआरटी का सबसे बड़ा बात यही है कि एनसीईआरटी कोई आदमी हमको दिखा दे कि एनसीईआरटी के किसी भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आपको बता दिया हो बुक में, इसलिए एनसीईआरटी को पढ़िए, निवेदन है। और अगर अब जो पैटर्न आया है उस पैटर्न में आप अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो पहली बात क्या, लेक्चर देखिए। दूसरी बात क्या, जो टेस्ट सीरीज हम लागू करवाएं, या तो ऑनलाइन लागू करवाएं तो वो ऑनलाइन देख लीजिए, या क्लास में हम जिस दिन टेस्ट लें उस दिन आप प्रेजेंट रहिए। ठीक है, तीसरी बात, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक आता है, इसको मत भूलिएगा। हम हर एक बैच में बोल रहे हैं और पिछले लगभग 5 दिन से बोल रहे हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक आता है, इसको मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब जैसे ही हम लोग बुक में इंटर करते हैं तो सबसे पहला प्रीफेस खुलता है, वो बताता है केमिकल चेंज क्या है, वो बताता है फिजिकल चेंज क्या है। ठीक है, फिर उसके नीचे एक वो एक्सपेरिमेंट देता है, एक्सपेरिमेंट 1.1। उस एक्सपेरिमेंट में वो बताते हैं कि एक बंसर बर्नर लीजिए, एक डिश लीजिए, उस डिश में क्या कीजिए, वो रख लीजिए वो जिसमें हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे। एक कैंडल लीजिए, मैग्नीशियम रिबन को जलाइए, उसको मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद जो एस निकलता है उसको कहाँ कंटेन कीजिए, डिश में। और चूंकि मैग्नीशियम रिबन जला तो उस डिश में क्या आ जाएगा, उस एस के फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका मतलब ये है कि वो चाह रहा था एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाए। तो भैया इससे क्वेश्चन एनसीईआरटी ये पूछता है कि ये बताओ कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग साफ क्यों, मैग्नीशियम रिबन को हम लोग साफ क्यों करते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है कि जैसे भी ये यहाँ है, ये एयर के कांटेक्ट में आया, इस पर ऑक्सीजन का लेयर बैठा कि नहीं बैठा, बैठा। एक रॉड लाए और रख दिए, जंग लग गया, उस पर ऑक्सीजन का लेयर बैठा था कि नहीं बैठा था, बैठा था। ठीक है, अब उस रॉड को मैंने पेंट क्यों किया, ऑक्सीजन से वो कनेक्ट नहीं हो, दूर रहे। उसी तरह से कहता है भैया कि जैसे ही हमने मैग्नीशियम रिबन लाया और उस पर ऑक्सीजन आकर बैठ गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो वहां से बनना, फॉर्मेशन करना वो स्टार्ट कर रहा था। इसलिए हमने क्या करा कि उसको पहले साफ करा, वहां से ऑक्सीजन का लेयर हटाया, फिर उसको जलाया। ठीक है, और हम जानते हैं ऑक्सीजन क्या है, सपोर्टर है, बिना ऑक्सीजन के आग जल सकता है क्या, नहीं जल सकता है। कंबशन क्लास 8 में पढ़ना था। ठीक है, तो अब क्या करना है कि उसको जलाना है, और जलाने के बाद जो हमको मिलेगा एस, वो हमको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या क्या सबूत हैं दीजिए केमिकल रिएक्शन को, वो मैंने आपको दे दिया। चेंज इन टेम्परेचर होना चाहिए, चेंज इन स्टेट होना चाहिए, चेंज इन कलर होना चाहिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस होना चाहिए, 5वां लिखो नहीं लिखो, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट होना चाहिए।
अब क्या करेंगे हम लोग, रिएक्शंस के टाइप देखेंगे। अभी तक रिएक्शन के टाइप हम लोग नहीं देखे हैं, रिएक्शन होने का क्या सबूत है ये देख लिए थे, ठीक है। रिएक्शन किस वजह से होता है, चेंज की वजह से होता है, चेंज का टाइप देख लिए थे, इक्वेशन का टाइप देख लिए थे, लेकिन रिएक्शन का टाइप नहीं देखे थे। अब देखेंगे रिएक्शन का टाइप। क्लियर? तो चलो चलते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की तरफ। कोई डाउट नहीं है अभी तक? डाउट हो तो फटाक से पूछ लेना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। देखो भैया, टाइप्स ऑफ रिएक्शन मेनली 4 प्रकार के, और नाम से इसको खत्म कर देंगे, बस नाम से खत्म कर देंगे। पहला कॉम्बाइन, बस ये याद रखना है। अभी बस बीच में मत टोक देना सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है और वो बताएंगे। अभी क्या हमारे याद रखना है, कॉम्बाइन, डिकम्पोज, डिस्प्लेस, हाँ वो यही बोले ना, बीच में मत टोकना। याद क्या रखना है वो हम तुमको बता रहे हैं, याद रखो डिस्प्लेस, ठीक है। अब देखो खेला खत्म हो गया। एक बार तनी बताओ कंबाइन का मतलब क्या होता है। क्लास 9A 9B कंबाइन हो जाओ, कहने का मतलब क्या हुआ, 9A 9B एक साथ बैठ जाओ। तो दो चीज बन के एक क्लास बन गया ना, 9A या 9B, यानी 9A प्लस 9B यानी 9AB बना, ठीक। तो क्या हुआ, अब यहां करते हैं। तो जिस समय भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इससे बनता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी जिस समय भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बात करेंगे उस समय हमको क्या आना चाहिए, उसके डेफिनेशन में कंबाइन जरूर आना चाहिए। अगर कंबाइन नहीं आया, ठीक है, ऐड लिख दिए, ऐड वैल्यू घट गया आपके डेफिनेशन का, आपके डेफिनेशन में क्या आना चाहिए, कंबाइन आना चाहिए, तब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर आपके डेफिनेशन में डिकम्पोज आ गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर आपके कॉम्बिनेशन में सॉरी डेफिनेशन में डिस्प्लेस आ गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपके डेफिनेशन में डिस्प्लेस आ गया, डबल डिस्प्लेस हो गया, डिस्प्लेस 2 टाइम्स या डबल डिस्प्लेस, वो क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये बात समझ में आया? अब समझो कैसे होता है। कंबाइन से बनता है भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन से क्या बनता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोज से क्या बनता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेस से क्या बनता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस डिस्प्लेस से क्या बनता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी वाला बच्चा अपना देख लेना किताब में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होगा, यानी इसके अभिक्रिया में कोई रिएक्टेंट में ए बी होंगे और प्रोडक्ट में हमको ये भी मिलेगा। यानी रिएक्टेंट के साइड क्या होगा कि दो प्रोडक्ट मिल गए हमको दो रिएक्टेंट मिल गए हमको सिंगल प्रोडक्ट देगा। डिकम्पोज में क्या होगा, डिकम्पोज मतलब टूटना, तो डिकम्पोज हो गया। 5 उंगली था, कंबाइन किए तो मुट्ठी बन गया, अब मुट्ठी खोले यानी डिकम्पोज हो गया। तो डिकम्पोज हुआ तो क्या हो गया, कितना नई चीज बन गया ना, एगो चीज से कितना नई चीज बना ना। इसका मतलब हो गया कि रिएक्टेंट के साइड एगो चीज होगा, प्रोडक्ट के साइड कितना नई चीज होगा। इट मींस आफ्टर डिकम्पोजिशन, ठीक है, रिएक्टेंट इज स्प्लिटेड इनटू और डिकम्पोज इनटू 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में ए बी अगर टूटेगा तो हमको ए प्लस बी आएगा। देखो भैया ए प्लस बी को ऐड किए थे तो ए बी आया, और ए बी को तोड़े तो ए प्लस बी आया। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी पूछा हुआ है, व्हाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नोन एज द ऑपोजिट रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन डिकम्पोजिशन को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक टूट के 2 बनाता है या 2 से अधिक बनाता है। सॉरी, डिकम्पोजिशन में एक टूट के 2 या 2 से अधिक बनाता है, जबकि कॉम्बिनेशन में 2 या 2 से अधिक जुड़ के 1 बनाता है।
क्लियर हो गया बात?